नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। केंद्र सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का ऐलान किया है। 1975 में लगे आपातकाल की स्मृति में ये दिवस मनाने की घोषणा की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी तानाशाही मानसिकता को दर्शाते हुए देश में आपातकाल लगाकर भारतीय लोकतंत्र की आत्मा का गला घोट दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाना इस बात की याद दिलाएगा कि क्या हुआ था जब भारत के संविधान को कुचल दिया गया था। ये हर उस व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने का भी दिन है जो आपातकाल की ज्यादतियों के कारण पीड़ित हुए थे, जो भारतीय इतिहास में कांग्रेस द्वारा लाया गया काला दौर था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर लिखा, भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में आपातकाल के कारण जो परिस्थितियां पैदा हुई और जिस तरह का दमनकारी चक्र चलाया गया, वो आज भी देशवासियों की स्मृति में ताजा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक्स पर कहा कि हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 1975 के आपातकाल के दौरान नागरिकों पर हुए अत्याचारों और उन्हें दी गई पीड़ा का स्मरण किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रियों ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने के ऐलान का स्वागत किया है। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि आपातकाल के दौरान हजारों लोगों को जेल में यातनाएं दी गई। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को दलित एवं जनजातीय समुदाय के विकास के लिए जारी फंड को डाइवर्ट करने के मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने तलब किया है। भाजपा ने शुक्रवार को कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए निर्धारित फंड का दुरुपयोग राज्य चुनावों के दौरान राहुल गांधी द्वारा किए गए वादों को पूरा करने के लिए करने का आरोप लगाया। कर्नाटक में SC/ST के फंड के दुरुपयोग पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संविधान का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। उन्होंने कर्नाटक सरकार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कर्नाटक में करोड़ों रुपए के वाल्मीकि कॉरपोरेशन घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री बी नागेंद्र को हिरासत में ले लिया है। बी नागेंद्र की आगे की पूछताछ के लिए बेंगलुरु स्थित ईडी कार्यालय लाया गया। ईडी ने बी नागेंद्र को बेंगलुरु स्थित उनके घर से हिरासत में लिया। उन पर निगम के 94 करोड़ रुपए का अवैध उपयोग करने का आरोप है। इससे पहले उनके परिसर पर छापेमारी की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है, लेकिन उनकी मुसीबत जस की तस बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बड़ी बेंच को भेज दिया है। अंतरिम जमानत मिलने के बाद भी केजरीवाल जेल में ही रहेंगे, क्योंकि सीबीआई ने मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था और मामले की सुनवाई दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में चल रही है। इस मामले में केजरीवाल की सीबीआई हिरासत भी 25 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर फैसला सुनाते हुए कहा कि जीवन का अधिकार बहुत अहम है। केजरीवाल पहले ही 90 से ज्यादा दिन जेल में गुजार चुके हैं, इसलिए हम अंतरिम जमानत अभी दे रहे हैं, लेकिन यह अंतरिम जमानत शर्तों के साथ रहेगी। भाजपा सांसद बासुरी स्वराज ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि यह आम आदमी पार्टी की जीत नहीं है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल दोषी हैं और ईडी के पास पर्याप्त सबूत हैं। भाजपा नेता बासुरी स्वराज ने सीएम अरविंद केजरीवाल से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि केजरीवाल के सत्ता के लालच की वजह से दिल्ली की जनता त्रस्त है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सीएम केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने के बाद कहा कि अंतरिम बेल मिलने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपराध मुक्त हो गए। बिम्स्टेक देशों के विदेश मंत्रियों ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। जिन विषयों पर बातचीत हुई उनमें कनेक्टिविटी, ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य, कृषि, विज्ञान, सुरक्षा और लोगों के बीच आदान प्रदान जैसे मुद्दे शामिल हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला रूस के दौरे पर हैं। उन्होंने मॉस्को में ताजिकिस्तान की संसद के अध्यक्ष जोकिरजोदा मेहमद जोहिर से मुलाकात की, जो इस दौरान दोनों देशों के संसदों के बीच सहयोग बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा हुई।
असम के कई इलाके इन दिनों भीषण बाढ़ से जूझ रहे हैं। बारिश कम हुई है, लेकिन बाढ़ की स्थिति जस की तस बनी हुई है। ब्रह्मपुत्र नदी के कुछ प्रमुख स्थानों और सहायक नदियों का जलस्तर अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। असम में करीब 13.9 लाख लोग अभी भी बाढ़ से प्रभावित हैं। असम में 26 जिलों के 2,500 से अधिक गांव अभी भी जलमग्न हैं। 41,000 से अधिक बाढ़ पीड़ित 299 राहत शिविरों में रह रहे हैं। भारी बारिश और नेपाल के कोसी बैराज में 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद बिहार के कई भागों में बाढ़ की स्थिति लगातार विकराल होती जा रही है और कई जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। बाढ़ से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इस बीच मौसम विभाग ने बिहार के कई जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड और नेपाल में हुई बारिश और नेपाल के बैराजों से छोड़े गए पानी के कारण उत्तर प्रदेश के 15 जनपदों में इस समय बाढ़ का प्रकोप है। शाहजहांपुर में अचानक गर्रा और खनौत नदी में पानी बढ़ जाने से शहरी इलाकों में पानी भर गया है। उत्तर प्रदेश के कई जनपद में बाढ़ से बचाने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों के द्वारा लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया जा रहा है। महाराष्ट्र के कई भागों में लगातार भारी बारिश की कई जगहों पर हालात बिगड़ गए हैं। मुंबई और नवी मुंबई में हर तरफ पानी भर गया है। बारिश ने लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। भारतीय मौसम विभाग ने मुंबई और पालघर के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं ठाणे और नवी मुंबई में बारिश के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात के सूरत और नवसारी में हुई बारिश से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। भारी बारिश के कारण नवसारी रेलवे स्टेशन पर लगे शेड क्षतिग्रस्त हो गए हैं और शेड से पानी लीक होने के कारण यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया असम और मेघालय के 2 दिवसीय यात्रा के दौरान शिलांग में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास सचिवालय में हुई एक बैठक में शामिल हुए और इस अवसर पर सिंधिया ने कहा कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने अपना 170वां वार्षिक दिवस के मौके पर दिल्ली में एक विशेष कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया गया और इस मौके पर केंद्रीय शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। कार्यक्रम के मौके पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए महानिदेशक मेडल और सर्वश्रेष्ठ परियोजनाओं के लिए प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। महाराष्ट्र विधान परिषद के लिए 11 सीटों पर हुई वोटिंग में एनडीए ने बड़ी जीत दर्ज की है। इस चुनाव में एनडीए के सभी 9 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। इसमें भाजपा के 5, शिवसेना शिंदे गुट के 2 और एनसीपी अजित पवार गुट के 2 प्रत्याशियों को सफलता मिली है। देश के समुद्री इतिहास में सोमवार का दिन काफी महत्वपूर्ण रहा। देश की पहली मदरशिप सैन फर्नांडो विजिंजाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह पर पहुंची और इस मौके पर केंद्रीय बंदरगाह मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन जहाज का उन्होंने स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश में हरित टिकाऊ समुद्री बुनियादी ढांचा तैयार करने की सोच साकार हुई। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। कारगिल विजय रजत जयंती महोत्सव के अवसर पर जगह जगह विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। नई दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन की दर्शक दीर्घा में फोटो प्रदर्शनी लगाई गई है। महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा में महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक पेश किया। इसका उद्देश्य शहरी नक्सलवाद के प्रसार को रोकना है। नक्सलियों के सशस्त्र कैडर को तार्किक समर्थन और शरण देने वाले तत्वों पर लगाम लगाने की दिशा में इसे बड़ा कदम माना जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की समीक्षा की। समीक्षा बैठक के दौरान स्वास्थ्य मंत्री नड्डा ने योजना को जन जन तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास करने का भी निर्देश दिया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मुंबई के नरसी मोंची इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के कार्यक्रम के दौरान शिक्षकों और छात्रों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत सिर्फ लक्ष्य नहीं बल्कि एक मिशन है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2024 का शुभारंभ किया। अवध शिल्प ग्राम में हो रहे इस महोत्सव में 120 किस्म के विशेष आम रखे गए। 14 जुलाई तक चलने वाले इस महोत्सव में आम खाने की प्रतियोगिता और प्रशिक्षण सेमिनार का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश इस साल जापान और मलेशिया को 40 टन आम निर्यात करेगा। 160 वर्ष के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि लखनऊ का दशहरी अमेरिका को निर्यात किया जा रहा है। उत्तराखंड राज्य में लागू यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता की रिपोर्ट जारी हो गई है। नियम एवं
क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह ने विशेषज्ञ समिति समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 की रिपोर्ट जारी की है। 4 खंडों में उपलब्ध रिपोर्ट वेबसाइट uccc.uk.gov.in पर पढ़ सकते हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी रिपोर्ट को सार्वजनिक किए जाने का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने समान नागरिक संहिता यूसीसी समिति की जारी रिपोर्ट पर कहा है कि राज्य की जनता ने उनकी सरकार को इस काम के लिए जनादेश दिया था। स्वदेशी रूप से विकसित हवा से सतह पर मार करने वाली रुद्रम 2 मिसाइल देश की सुरक्षा के लिए तैयार है। रुद्रम 2 मिसाइल आत्मनिर्भर डिफेंस की ताकत को सशक्त बनाएगा। यह मिसाइल डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित ठोस ईंधन से चलने वाली वायु प्रशिक्षित मिसाइल प्रणाली है। शत्रु के कई प्रकार के हथियारों को नष्ट करने के लिए हवा से सतह पर मार करने में सक्षम है। उत्तराखंड के चमोली जिले में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग जोशीमठ के जोगीधारा में यातायात के लिए सुचारू हो गया है। मार्ग को खोलने के लिए सीमा सड़क संगठन ने युद्ध स्तर पर काम किया। दिल्ली में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन किया। दिल्ली में बिजली के बिलों पर पीपीएसी चार्ज बढ़ाने के विरोध में भाजपा की कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक रांची में आरंभ हुई। यह बैठक 14 जुलाई तक चलेगी। बैठक में सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत, सरकारवाह दत्तात्रेय होसबोले के साथ सभी सह सरकारवाह सहित सभी कार्यकर्ता उपस्थित थे। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में 3 नए स्टडी सेंटर खोले जाएंगे। ये हिंदू, बौद्ध और जैन अध्ययन केंद्र होंगे। इन तीनों सेंटर्स से कैंडिडेट्स पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ले सकेंगे और पीएचडी भी कर सकेंगे। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने मदुरै में मत्स्य पालन ग्रीष्मकालीन बैठक 2024 और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल और जॉर्ज कुरियन भी मौजूद रहे। नीट पेपर लीक मामले में पटना हाईकोर्ट ने बिहार आर्थिक अपराध इकाई द्वारा गिरफ्तार सभी 13 आरोपियों की रिमांड 15 दिनों के लिए सीबीआई को सौंप दी है। अब सीबीआई पेपर लीक के सरगना रॉकी और अन्य आरोपियों को सामने बैठाकर उनसे पूछताछ करेगी। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है। जल्द हाजिर होते हैं। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। ज्यादा उपज और भरपूर मुनाफा भी। दोनों मिलेंगे टोरी से। एक हाथ में खरपतवार की हार और दूसरे हाथ में ज्यादा पैदावार। समझे? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का टोरी। अब खरपतवार होगा हक्का बक्का, बढ़ेगा मक्का। मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए 4,434 तीर्थयात्रियों का एक और जत्था पंथा चौक श्रीनगर बेस कैंप से रवाना हुआ। सभी भक्त भोलेनाथ के नारे लगाते हुए भरपूर उत्साहित नजर आए। यात्रा में लोगों की सुरक्षा हेतु सुरक्षा व्यवस्था हाई अलर्ट पर है। स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले में विभव कुमार की जमानत याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि विभव कुमार को अगर जमानत मिलती है तो उसके द्वारा सबूतों के साथ छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश हाथरस भगदड़ मामले में सुनवाई से इनकार कर दिया है। अदालत ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने को कहा है। हालांकि शीर्ष अदालत ने कहा है कि यह निश्चित तौर पर चिंताजनक मामला है, लेकिन उच्च न्यायालय इस पर आदेश जारी करने में समर्थ है। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में भारी तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स और निफ्टी ने नया रिकॉर्ड बनाया है और अब तक सर्वकालिक ऊंचाई के आंकड़ों को छुआ है। सेंसेक्स 996 अंकों की बढ़त के साथ 80,894 के स्तर पर बंद हुआ।
वहीं दूसरी तरफ निफ्टी 276 अंक उछलकर 24,592 के नए सर्वकालिक शिखर पर पहुंचा। आईटी सेक्टर में जोरदार खरीदारी के चलते मार्केट में जोरदार तेजी देखी गई। इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, एक्सिस बैंक और बजाज फाइनेंस के शेयर फायदे में रहे। एसआर एनर्जी ट्रांजिशन ने ईईटी हाइड्रोजन पावर के लॉन्च की घोषणा की है। ये यूरोप का पहला हाइड्रोजन रेडी कंबाइंड हीट एंड पावर प्लांट है जो कंपनी के स्टेनलो रिफाइनरी में बन रहा है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की अंतर्राष्ट्रीय शाखा एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के सबसे बड़े वित्तीय संस्थान क्यूएनबी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता कतर में क्यूआर कोड आधारित यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस भुगतान शुरू करने के लिए किया गया। यह साझेदारी भारतीय पर्यटकों को खुदरा दुकानों, पर्यटन स्थलों, अवकाश स्थलों, ड्यूटी फ्री दुकानों और होटलों में अपनी यूपीआई का उपयोग करने की सुविधा प्रदान करेगी। आरबीआई ने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी से कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी में बदलने की मंजूरी मिल गई है। नेपाल में पुष्पकमल दहल प्रचंड ने विश्वास मत हारने के बाद पीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। शुक्रवार को संसद में विश्वास मत परीक्षण हुआ जहां वो हार गए। 69 वर्षीय प्रचंड को 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में 63 वोट मिले। प्रस्ताव के खिलाफ 194 वोट पड़े। विश्वास मत जीतने के लिए कम से कम 138 वोटों की जरूरत होती है। पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा की अगुवाई वाली सीपीएन यूएमएल द्वारा प्रचंड की सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद उनको विश्वास मत हासिल करने के लिए मजबूर होना पड़ा। 19 महीने तक सत्ता में रहने के बाद अब उन्हें पद छोड़ना पड़ा है और ये 5वां मौका था जब पुष्पकमल दहल प्रचंड ने संसद में अविश्वास मत का सामना किया। नेपाल में भीषण भूस्खलन के कारण 2 बस त्रिशूली नदी में गिर गई और इन दोनों बसों में 65 यात्री सवार थे जिसमें 7 भारतीय और अन्य 17 यात्री त्रिशूली नदी में बहने की आशंका है। चितवन के मुख्य जिला अधिकारी इंद्रदेव यादव ने बताया कि काठमांडू से रौतहट के गौर जा रही एक बस में 41 लोग सवार थे और बीरगंज से काठमांडू जाने वाली दूसरी बस में 24 लोग सवार थे। इजरायली सेना ने 7 अक्टूबर को इसराइल पर हुए विनाशकारी आतंकी हमले को लेकर अपनी पहली जांच रिपोर्ट पेश कर दी है। रिपोर्ट में सुरक्षा खामियों का जिक्र किया गया है। जांच रिपोर्ट में उस दिन की घटनाओं, लड़ाई, जवाबी कार्रवाई और सुरक्षा बलों की गतिविधियों को भी शामिल किया गया है। हमास के विनाशकारी हमले से किबुत्स बेरी समुदाय सबसे अधिक प्रभावित हुआ था। बेरी पर हुए इस हमले में 100 से अधिक लोग मारे गए थे। सेना के किबुत्स नागरिकों की सुरक्षा में अपनी विफलता को स्वीकार करते हुए सेना ने बेरी के निवासियों की बहादुरी की सराहना की। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने रूस के यूक्रेन में जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र से अपनी सेना और अन्य अनधिकृत कर्मियों को तत्काल हटाने की मांग की है और साथ ही इसे यूक्रेनी अधिकारियों के पूर्ण नियंत्रण में लौटा देने का भी आग्रह किया है। सेना को हटाने को लेकर 193 सदस्यीय महासभा में प्रस्ताव रखा गया जिसके पक्ष में 99 वोट पड़े, वहीं विपक्ष में 9 वोट पड़े और 60 वोट अनुपस्थित रहे। यूक्रेन में स्थित जापोरिजिया संयंत्र यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। फरवरी 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण शुरू करने के तुरंत बाद रूस ने इस संयंत्र पर कब्जा कर लिया है। तब से यह संयंत्र बंद है, लेकिन इसकी परमाणु सामग्री को ठंडा रखने और पिघलने से रोकने के लिए इसे बाहरी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए $225 मिलियन के नए सुरक्षा पैकेज की घोषणा की है। इसमें पैट्रियट मिसाइल बैटरी, हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम और मिसाइलों के लिए अतिरिक्त गोला बारूद समेत अन्य सामान शामिल है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने द्विपक्षीय बैठक से पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से कहा कि अमेरिका यूक्रेन के साथ है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने नाटो सहयोगियों से रूस में लक्ष्यों के खिलाफ लंबी दूरी के हथियारों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध हटाने का आग्रह किया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि सहयोगी देशों की तरफ से ऐसा करना मॉस्को के साथ जंग में गेम चेंजर साबित होगा। उन्होंने कहा कि अगर हम जीतना चाहते हैं और देश की रक्षा करना चाहते हैं तो हमें सभी प्रतिबंध हटाने होंगे। उत्तर पूर्वी यूरोप के अल्बानिया में विपक्षी प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री एडी रामा पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उनके इस्तीफे की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने अल्बानिया की सरकारी इमारत और तिराना के मेयर के कार्यालय पर पेट्रोल बम फेंके। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का चौथा मुकाबला शनिवार को
हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा और भारतीय टीम अगर इस मुकाबले को जीत लेती है तो टीम सीरीज अपने नाम कर लेगी। इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज को लॉर्ड्स में पहले टेस्ट मैच में तीसरे ही दिन की पारी और 114 रनों से हरा दिया और इस जीत के साथ इंग्लिश टीम ने अपने महान तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन को यादगार विदाई दी। सचिन तेंदुलकर ने अपने पुराने प्रतिद्वंदी इंग्लैंड के महान गेंदबाज जेम्स एंडरसन की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्हें गेंदबाजी करते हुए देखना आनंदित करता था। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नवनियुक्त हेड कोच गौतम गंभीर के पहले कार्यकाल का आगाज भारत श्रीलंका दौरे से होगा। भारत का श्रीलंका दौरा 26 जुलाई से शुरू हो रहा है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नवनियुक्त हेड कोच गौतम गंभीर ने खिलाड़ियों के चयन पर कहा कि खिलाड़ियों का सिलेक्शन किसी विशेष फॉर्मेट पर आधारित नहीं होगा। उनका मानना है कि जो खिलाड़ी काफी अच्छे हैं उन्हें तीनों फॉर्मेट में खेलना चाहिए। टेस्ट क्रिकेट के 147 साल के इतिहास में बेन स्टोक्स ऐसे तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं जिनके नाम पर 6000 से अधिक रन होने के साथ 200 प्लस विकेट लेने का भी कारनामा दर्ज है। बीसीसीआई ने जुलाई और अगस्त के श्रीलंका के दौरे के कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है। श्रीलंका दौरे पर भारत को 3 टी20 और 3 वनडे मैच खेलने हैं। श्रीलंका क्रिकेट टीम के कप्तान वानिंदु हसरंगा ने टी20 अंतर्राष्ट्रीय टीम की कप्तानी छोड़ने का फैसला लिया है। वो खिलाड़ी के रूप में टीम में बने रहेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने राष्ट्रीय टीम के टेस्ट कप्तान के रूप में शान मसूद पर भरोसा जताया है। वहीं सीमित ओवरों के क्रिकेट में बाबर आजम की कप्तानी पर फैसला बाद में किया जाएगा। इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज 3-0 से अपने नाम कर लिया। तीसरे और अंतिम टी20 में इंग्लैंड ने 6 विकेट से जीत हासिल की। यूरो कप का फाइनल मुकाबला रविवार को स्पेन और इंग्लैंड के बीच बर्लिन में खेला जाएगा और इस रोमांचक मुकाबले को देखने के लिए बड़ी तादाद में दर्शकों के पहुंचने की उम्मीद है। कोपा अमेरिका कप 2024 का ग्रैंड फाइनल सोमवार को खेला जाएगा। फाइनल मुकाबले को लेकर कोलंबिया और अर्जेंटीना टीम की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। जर्मन क्लब बायर्न म्यूनिख ने पुर्तगाल के मिडफील्डर जोआओ पालियाना के साथ अनुबंध किया है और बायर्न ने इंग्लिश क्लब फुलहम से पालियाना को 4 साल के लिए करार किया है। अक्षय कुमार पाए गए कोरोना पॉजिटिव। एक्टर ने खुद को आइसोलेट कर लिया है और डॉक्टर्स ने बताए दिशा निर्देशों का वो पालन भी कर रहे हैं। हिना खान इन दिनों ब्रेस्ट कैंसर की जंग लड़ रही हैं। इस बीच हिना खान के फैंस ने मंदिरों और दरगाह में भी पूजा की है। व्रत रखकर उनकी सलामती की दुआ की है। इंडियन 2 लंबे इंतजार के बाद आखिरकार रिलीज हो गई है और फिल्म को देखने के लिए एक प्रशंसक कमल हसन के निभाए गए सेनापति के किरदार की पोशाक में घोड़े से पहुंचा। दिग्गज कन्नड़ अभिनेत्री, टेलीविजन प्रस्तोता और पूर्व रेडियो जॉकी अपर्णा वस्तारे का निधन हो गया है। फेफड़ों के कैंसर से वो जूझ रही थी। अभिनेत्री ईशा देओल जल्द ही तेलुगु सिनेमा में फिल्म हीरो हीरोइन के लिए जरिए डेब्यू करने वाली हैं। इसे लेकर अभिनेत्री ने कहा है कि उनके दिल में साउथ को लेकर हमेशा से एक खास जगह रही है। डांस रियलिटी शो इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 4 सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर 13 जुलाई से शुरू होगा। फिल्म कल्कि ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाते हुए 1000 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई है। द शाइनिंग और नेशविले फेम अभिनेत्री शैली डुवेल टेक्सास में स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस लेकर दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। वर्षीय डुवेल के निधन की पुष्टि उनके साथी डैन गिलरॉय ने की। अभिनेत्री जीनत अमान ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फिल्म डाकू हसीना के सेट से अपनी एक फोटो शेयर की है। अभिनेत्री ने इस फिल्म को लेकर पोस्ट शेयर करते हुए खुलासा किया है कि वो इस फिल्म के शूट के वक्त प्रेग्नेंट थी। और इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।